हेलो बच्चों। आ, एक नए वीडियो लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और आप एक माइंड में एक मैप तैयार कर सकें। जब आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाता है तो क्वेश्चन आसानी से एक तो समझ में आ जाता है और दूसरा हमारी याददाश्त को भी बढ़ा देता है। लगातार हम कई दिनों तक याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में एक मैप बनाऊँ और आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए प्रेरित करूँ। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक न्यू लेसन जो एनसीईआरटी अपने राजस्थान में चलती है। उसका जो सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व का अंत। जिस तरह से अब आपको मैंने पढ़ाया शीत युद्ध के अंदर दो ध्रुवों का निर्माण हो रहा था। एक तरफ सोवियत संघ रूस था और दूसरी तरफ कौन सा था, पूंजीवादी यूएसए एक गुट था। तो देखिए, पूंजीवादी जो गुट था और एक सोवियत संघ साम्यवादी गुट था। इन दोनों गुटों में पूंजीवादी जो गुट था वो अधिक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र था। इस वजह से जो जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे वे हम कह सकते हैं कि राज्य के ऊपर अधिक निर्भर थे और एक बंद अर्थव्यवस्था थी। अब बंद अर्थव्यवस्था से हम आज से लगा सकते हैं कि लोग स्वतंत्र कम थे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए राज्य से पूर्ण अनुमति चाहिए होती थी। राज्य अनुमति देता था और राज्य के पास ही संपूर्ण संस्था हो, सारी संस्थाएं हो या फिर यूं कहें संपत्ति थी। तो कुल मिलाकर के ये था कि अर्थव्यवस्था पूर्णतः बंद थी और कोई भी व्यक्ति जो है अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता था। तो अब देखिएगा, जो यहाँ पर साम्यवादी जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। लोगों का विश्वास उठ गया था कि भाई साम्यवादी जो प्रणाली है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे विकास के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उससे पूर्व आपने देखा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध तक हमने देखा कि ये जो साम्यवादी प्रणाली थी एक मतलब ऊंचाई की ओर जा रही थी। हमने देखा ऊंचाई की ओर जा रही, लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी चढ़ी है, ऐसा नहीं कि गिरी है, बल्कि उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति से शुरू में ये बढ़ी थी। तो अब एक चीज देखने की है कि धीरे धीरे आते आते 1980 के दशक में आते आते ये प्रणाली जो है धीरे धीरे लॉस के कगार पर धीरे धीरे डाउन होती चली गई और 1991 के अंदर ये है जो साम्यवादी प्रणाली थी पूर्णतः टूट करके ये है छोटे छोटे गुटों में बट गई। तो साम्यवादी प्रणाली का जो अंत माना जाता है, या यूं कहें कि जो दूसरा जो गुट था उसका जो अंत माना जाता है वह माना जाता है 1991। तो यहाँ देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। अब हमें समझना क्या है कि एक तो जैसे आपका प्रथम टॉपिक है, वो टॉपिक है, क्या नाम है उसका, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली क्या थी? अब आपको पता है कि जो यूएसए है वो तो साम्यवादी है, यूएसए है वो सॉरी पूंजीवादी पूंजीवादी है। और ये सोवियत प्रणाली जो थी समाजवाद, या यूं कहें कि साम्यवादी प्रणाली थी। अब देखिए, साम्यवादी प्रणाली जो थी उसी के बारे में इन्होंने क्या है, सोवियत प्रणाली के नाम से इनको जाना गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साम्यवादी जो प्रणाली है वो क्या प्रणाली है, समाजवादी प्रणाली है या कौन सी प्रणाली। आपने एक चीज देखी होगी, देखिए, साम्यवादी प्रणाली का मतलब होता है कि समाज में वर्ग नहीं हो, समाज में भेदभाव नहीं हो, समाज में समानता हो और समाज में किसी भी प्रकार की गरीबी अमीरी नहीं हो। अब ये यदि हमें जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये है, आपके पास 20 रुपये हैं, किसी और के पास 100 रुपये हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक भेदभाव रहेगा, क्योंकि 10 रुपये वाला कमजोर होगा, 100 रुपये वाला ज्यादा होगा, वो अधिक धनवान माना जाएगा।
तो इन चीजों को क्या करना है, हमें सबको हमारे पास ले लेना है। अब क्या हो गए, सब समान हो गए। मान लेते हैं जैसे महेश के पास 100 रुपये है, ठीक है। सुरेश के पास मान लेते हैं 50 रुपये है, और दिनेश के पास मान लेते हैं 10 रुपये। अब सबसे ज्यादा अमीर कौन हो, ये हुआ ना, और गरीब कौन हो, ये हो। यदि हम इनसे सभी से पैसा यहाँ ले लें, एक संस्था ले लें, अब ये संस्था कोई सी हो सकती है, मान लेते हैं राज्य ही एक संस्था है, राज्य ने ये सारे पैसे ले लिए, तो इनके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये क्या कहलाए, समान कहलाए। तो इसी प्रणाली में क्या है, निजी संपत्ति नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी। अब जब निजी संपत्ति नहीं थी तो भेदभाव भी नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए इनको जैसे मान लीजिए जीवन यापन करने के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता होती है ना, तो जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं राज्य पूरी करता था, राज्य सस्ती दरों पर, सस्ती दरों पर। अब सस्ती दरों पे ये पूरी करते थे। जैसे मान लेते हैं बच्चों को शिक्षा लेनी है, बच्चों को शिक्षा सस्ते दरों पे राज्य द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए राजस्थान या भारत के अंदर भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, अब उनमें फीस नहीं है ना, या फिर नामात्री की फीस है 9वीं से 12वीं के बीच में। अगर हम 8वीं तक बात करें तो उसमें तो बिल्कुल ही फीस नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो फीस है उसमें बहुत कम फीस रखी गई है, उसको न्यून रखा गया है ताकि सभी लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो राज्य सस्ती दरों पे ये आवश्यकताएं उनकी पूरी करता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, और घर है, ये भी दे सकते हैं, आधारभूत ये मूलभूत सुविधाएं दे सकती हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक समानता मूलक समाज की स्थापना पर बल देती है। जो ये विचारधारा है वो किस पे बल देती है, समानता मूलक समाज पर बल देती है। अब आपसे पूछा जाए कि साम्यवादी प्रणाली क्या है, तो साम्यवादी प्रणाली का मतलब है कि समानता मूलक समाज पर आधारित व्यवस्था जो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई, जिसमें निजी संपत्ति के स्थान पर समाज की संपत्ति माना गया है या फिर राज्य की संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो निजी संपत्ति को बिल्कुल समाप्त किया गया था। दूसरी चीज है कि अब देखिए यहाँ पर सभी लोगों को योग्यता के अनुसार क्या करना है, मेहनत करना है। किसके अनुसार, योग्यता के अनुसार मेहनत करना है। सभी को योग्यता के अनुसार मेहनत करनी है और उसके अनुरूप, अब देखिए योग्यता के अनुसार मेहनत करनी है, उसके अनुरूप उसको मेहनताना प्रदान किया जाएगा जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। लेकिन संपत्ति जो होगी वह उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी। अब यहाँ एक चीज और आती है, क्या आती है, जब सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में समानता के आधार पर भाग ले रहे हैं, तो जो अर्थव्यवस्था है वह अचानक से ऊपर बढ़ती है। सभी लोग भाग ले रहे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब में एक भावना है कि हमें राष्ट्र को ऊंचा करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तो सभी लोगों ने मिलकर के प्रयास किए, सहयोग के आधार पर प्रयास किए। तो ये प्रयास जो थे वह उन्हें और आगे लेके चले गए। इसीलिए आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके बाद में हम देखते हैं तो दो महाशक्तियों का उदय होता है, जिसमें दो महाशक्तियां कौन कौन बची थी, पूंजीवादी और एक साम्यवादी, दो ही तो महाशक्तियां बची थी ना। तो इसका कारण क्या था, अब देखिए यहाँ पर अब आप पूछोगे कि समाजवाद का प्रारंभ हुआ। यहाँ देखिए समाजवाद जो था, समाजवाद यहाँ 1917 में प्रारंभ हो गया था बोल्शेविक क्रांति से, ठीक है। और जो व्लादिमीर लेनिन थे, इसके
मीर, लेनिन इसके संस्थापक माने जाते हैं, इसके प्रेरणाता माने जाते हैं। लेकिन इसको जो वास्तविक रूप दिया था, जो समाजवाद को जो वास्तविक रूप दिया था, वो दिया था जोसेफ स्टालिन ने। जोसेफ स्टालिन, ये कौन था? जोसेफ स्टालिन। इसने वास्तविक मूल रूप कैसे दिया? इन्होंने क्या कहा कि जो प्रणाली है ना, जिस प्रणाली को हम लागू कर रहे हैं और समाज में एक समानता मूलक समाज की स्थापना करनी है, हमें समानता मूलक समाज की स्थापना करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें योजना बनानी पड़ेगी। और योजना कौन सी होगी? पंचवर्षीय योजना। भारत ने भी यहीं से ली है ना। कब शुरू की गई? 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने प्रारंभ की थी। अब आपसे एक चीज पूछी भी जा सकती है कि समाजवाद की जो व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो रूस में हुई। कब प्रारंभ हुई? तो बोल्शेविक क्रांति से प्रारंभ हुई। लेकिन इसको योजनाबद्ध रूप किसने दिया? वो दिया था स्टालिन ने। ठीक है ना, किसने दिया था? स्टालिन ने। तो इससे क्या हुआ? जो औद्योगिकरण था, दोनों का विकास हुआ। औद्योगिकरण पे बल दिया गया, और दूसरा सामूहिक खेती पे बल दिया गया। इसको काल खोज भी बोलते हैं, कौल खोज भी बोलते हैं। इसको काल खोज के दो या कौल खोज के दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है तलब से। ये कौल खोज, इसको ध्यान रखें। कौल खोज क्या होता है? सामूहिक खेती होती है। ठीक है ना। औद्योगिकरण पे भी बल दिया गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? देखिए फायदा क्या हुआ। एक तो इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, विश्व की द्वितीय बन गई, सेकेंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी थी वो बन गई। पहली कौन सी थी? यूएसए थी। और दूसरी कौन सी बन गई? सोवियत संघ, रूस की प्रणाली बन गई। फिर इसमें क्या था कि देखिए लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं थी वो सारी मिल रही थी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और रोटी कपड़ा मकान जो थे वो सारे मिल रहे थे। इसके अलावा बेरोजगारी नहीं थी। यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। इसके अलावा जो सामान थे, चाहे छोटा से सुई से लेकर बड़े बड़े कारों तक, बड़े बड़े हवाई जहाजों तक, सारे यहाँ पर निर्माण हो रहे थे। बड़े स्तर पर निर्माण हो रहे थे। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता बाजार था वो भी विकसित था। अब देखिए एक तो होता है उपभोक्ता बाजार होता था, और एक होता है पूंजीवादी बाजार, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्थायी बाजार, या यूँ कहा जाए कि उपभोक्ता बाजार हो जाता है। और एक होता है मशीनीकरण को एक नया शब्द बोलते हैं, तो बाद में बताता हूँ। एक तो जो उपभोक्ता बाजार है ना, उपभोक्ता बाजार जिसमें उपभोक्ताओं को लिए छोटी छोटी जो सामान है वो बनाया जाता है, या फिर खाने पीने का जो सामान है वो बनाया जाता है। तो इन सबको वहां पर बनाया जाता था और बड़े स्तर पे बनाया जाता था। तो यहाँ जो वस्तुओं की आत्मनिर्भरता थी। तो यहां से वस्तुएं जो है निर्यात की जाती थी, निर्यात की जाती थी। ठीक है ना, निर्यात की जाती थी उपभोक्ता बाजार से। तो अब एक चीज और थी कि यहाँ पर खनिज के भंडार जो थे वो भी काफी मात्रा में थे। खनिज भंडार, जब खनिज भंडार यहाँ पर ज्यादा मात्रा में थे, जैसे लोहा मान लेते हैं, लोहा, इस्पात, है ना, ऊर्जा संसाधन जैसे गैस है, तेल है, गैस, तेल, है, यूरेनियम, इनके भंडार भी काफी सारे थे। फिर इसके अलावा जो यहाँ पर जो देखने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मिली, यहाँ पर जो परिवहन प्रणाली थी वो बड़ी विकसित थी। प्रणाली विकसित थी, अच्छी थी। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है रूस, सोवियत संघ रूस, उसमें व्यवस्थित तरीके से वहां पर परिवहन प्रणाली थी। आवागमन के जो साधन थे वो बड़े अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या, इनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी,
लोग बेरोजगार भी नहीं थे, उपभोक्ता बाजार भी अच्छा था, पूंजीगत बाजार भी अच्छा था, उसको पूंजीगत बाजार बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होते हुए भी 1991 में ये जो व्यवस्था है ये डगमगा गई और समाप्त हो गई। कारण क्या थे इसके, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। देखिए हुआ क्या, एक तो यहां पर नौकरशाही व्यवस्था स्थापित हो गई। इस देखिए नौकरशाही व्यवस्था क्या थी कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र थी, कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र थी, इसके विपक्ष में कोई नहीं थी, विपक्ष में पार्टी नहीं, मतलब विपक्ष में कोई था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी संस्थाएं थी, राज्य की संस्थाएं थी, उन सब पे कब्जा कर लिया, सब पर प्रभाव स्थापित कर लिया। तो ये जो नौकरशाही प्रणाली थी ये सत्तावादी हो गई, सत्तावादी प्रणाली बन गई। अब सत्तावादी प्रणाली जब बनेगी ना, तो जो लोगों के अधिकार थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। जो लोगों के मूल अधिकार थे वो समाप्त हो गए। तो जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई है ना, और जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ये सारी की सारी जो थी ये समाप्त हो गई। इससे क्या हुआ, लोगों का शोषण प्रारंभ हो गया, शोषण प्रारंभ हो गया है ना, लोगों की स्वतंत्रता कम हो गई, लोगों का शोषण प्रारंभ हो गया। तो इससे क्या हो गया, लोगों में नाराजगी होने लगी, इससे नाराजगी होने लगी, नौकरशाह एक नया वर्ग रूस में स्थापित हो गया। अब हुआ क्या, इसके बाद जब एक नौकरशाही वर्ग जो था वो स्थापित हो गया, समाज के लोग जो क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। एक तरफ तो क्या था सरकार और एक तरफ क्या थी समाज। तो नौकरशाही तो क्या अपने आप को सत्तावादी हो गई, हमेशा वो सत्ता में रहती, विपक्ष में कोई था नहीं, ना वोटिंग होती है, तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। तो लोगों ने पहली बार तो लोग इस प्रणाली से हो गए, लोगों ने जब ये 15 गणराज्यों का एक समूह बनाया, उसे क्या कहने लगे, सोवियत संघ रूस कहने लगे। इनमें से ही एक सबसे बड़ा जो राष्ट्र था वो था रूस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो साम्यवादी जो सोवियत प्रणाली थी या 15 राज्यों की जो व्यवस्था थी, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, जो प्रभावशाली भूमिका थी, वो किसकी हो गई, रूस की होगी। प्रभावशाली जो व्यवस्था किसकी थी, रूस की होगी। इससे भी लोग नाराज हुए, तो दूसरे क्षेत्रों के लोग थे, दूसरे क्षेत्रों के लोग ने कहा कि देखिए हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। तो रूस के प्रति जो भावना थी वो लोगों की बदली। के कारण क्या था कि जब 15 समूहों का जब निर्माण किया गया था, तो इन्होंने कहा था हम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, लोक संस्कृति का संरक्षण करेंगे, ठीक है, कल्याण को बढ़ाएंगे। तो इन्होंने वादे किए थे, तो ये वादे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण से लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। एक और भी अब आगे चलकर की एक और व्यवस्था थी, एक और समस्या पैदा होती क्या है कि शीत युद्ध तो चल ही रहा था, चल रहा था, आपको वो पता है 1945 में शुरू हुआ था शीत युद्ध। जब शीत युद्ध प्रारंभ चल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, या 1945 के बाद में शीत युद्ध में दोनों देशों ने या दोनों गुटों ने क्या किया, हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च करना प्रारंभ कर दिया, हथियारों का निर्माण किया जाने लगा, हथियारों की होड़ मच गई लोगों में। कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई किसी प्रकार के हथगोले वगैरह वगैरह बहुत बनाया गया। तो इससे क्या हुआ, जो पैसा जो था ना वो हथियारों पे ज्यादा खर्च होने लगा। जो लोगों की आवश्यकता पर कम ध्यान था और हथियारों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, है ना। एक स्टार वार चला गया था, आप लोगों को पता है, वो बाद में बताऊंगा स्टार वार क्या था। अब देखिएगा शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ हो गई और
कल्याण, लोक कल्याण की जो आवश्यकता थी, लोगों की जो आवश्यकता थी, उसके ऊपर ध्यान कम दिया जाने लगा। इससे भी लोगों में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए जब वोट लगेगी तो इससे क्या हो जाएगी, एक चीज और है कि अर्थव्यवस्था में हथियारों का निर्माण ज्यादा हो। हथियारों की एक सीमित सीमा तक ही कर सकते हैं, खाने की चीज तो है नहीं कि उसको आज खाया और दूसरे दिन फिर दोबारा बनानी पड़ेगी, उससे रोजगार क्रिएट होगा, ऐसा तो नहीं है। हथियार क्या होते हैं, एक लंबे समय के लिए होते हैं। तो हथियारों की जो होड़ लगी थी उसके कारण से जो अर्थव्यवस्था के अन्य जो क्षेत्र थे उनमें उनका विकास या उनका उत्पादन इतना नहीं हो पाया, जिससे रोजगार में कमी आई और लोगों के जो जीवन स्तर था उसमें भी कमी आ गई। अब इससे क्या हुआ, उत्पादन में कमी आ गई, उत्पादकता में कमी आई। उत्पादन और उत्पादकता में जब कमी आई तो यहाँ 1970 के दशक में विदेशों से आयात किया जाने लगा, खाद्य सामग्रियों का क्या किया जाने लगा, आयात किया जाने लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब साम्यवादी प्रणाली, हाँ देखो बच्चों लाइट चली गई थी तो दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हुआ क्या था कि इसके बाद में अर्थव्यवस्था में इतनी कमी आई, लोगों में इतनी निरसता आई कि उत्पादन में धीरे धीरे कमी होती चली गई और खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। अब जब खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा तो हमारी मुद्रा कहाँ जाएगी, विदेश में जाएगी। तो भारत, जैसे भारत है तो भारत बाहर से सामान खरीदता है तो उसके बाद में पैसा देना पड़ता है ना, तो वैसे ही सोवियत संघ उसने भी पैसा दिया था। तो इन होड़ की वजह से वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे डगमगाने लगी। फिर एक इसी दौरान एक घटना हो गई। घटना क्या थी, 1979 की थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया। इससे भी वहां की जो इकोनॉमी थी उसमें भी समस्या आने लगी, उसमें भी पैसा खर्च हुआ। पैसा खर्च होने से भी वहां पर जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे डगमगा गई। अब लोगों ने सोचा कि भाई ये जो प्रणाली है वो अच्छी प्रणाली नहीं है, जिसके कारण से यहाँ एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और विद्रोह उत्पन्न होने के कारण से लोगों का जो विश्वास था वो धीरे धीरे इस प्रणाली से समाप्त होता गया और नई प्रणाली धीरे धीरे यहाँ पर विकसित होने लगी। और जो ये सोवियत संघ रूस था 1991 में टुकड़ों में विभाजित हो गया। यहीं से ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो अभी बच्चों हमने पढ़ा सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली में आपने देखा कि भाई जो है किस तरीके से अर्थव्यवस्था का अच्छे से विकास हुआ। फिर उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये है दो महाशक्तियां ही या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई, दूसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कई समस्याएं जैसे नौकरशाही की समस्या मान लो या फिर हथियारों की होड़ मान लो या फिर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण मान लो, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे समाप्त होती गई और 1991 में शीत युद्ध का या दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया और एकमात्र वैश्विक शक्ति बची जिसका नाम था यूएसए, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से ये जो सोवियत प्रणाली थी उसका हमने अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।